हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो एक नई एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू की है वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। और इसमें भी पर्टिकुलरली हमारा फोकस रहेगा जो इसके अंदर स्पेशलाइजेशन इन्होंने पूछी है, जो स्पेशल टॉपिक्स इन्होंने पूछे हैं, इनफैक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की जो सेक्शन है इसके अंदर जो 5-6 टॉपिक्स हैं: टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स और इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो एक एक करके इनके ऊपर अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक एक करके इनके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। एक तो एमसीक्यूज होंगे जो मैंने खुद बनाए होंगे और उनका लेवल ऐसे रहेगा, पहले इजी होगा और धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल टफ होता जाएगा। ओके। दूसरी बात है, लास्ट पे क्या होंगे, लास्ट पे हम पी वाई क्यूज करेंगे। क्या एमसीक्यूज तो हो गए, फिर पी वाई क्यूज कि इन टॉपिक्स पे अलग अलग एग्जाम्स में, जेएंडके में और फिर ऑल ओवर द इंडिया स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के अंदर जहां जहां पे भी ये टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको पता लगेगा कि इन टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। और पी वाई क्यू, एमसीक्यू जो टीचर बना के एमसीक्यू देता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते पी वाई क्यूज, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स कवर करने हैं, कौन कौन से डायमेंशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके। तो पी वाई क्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एट द एंड एक तो मैं पी वाई क्यूज करवाऊंगा, उसके बाद मैं पूरा का पूरा एक दिखाऊंगा आपको पी वाई क्यू का पूरा का पूरा एक सेट दिखाऊंगा। तो सीधे क्लास से भाग नहीं जाना, पूरी क्लास एंड तक देखना। ओके, हो गई ये चीज। अब कुछ रूल्स याद रखना। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग नीचे लाइव चैट लाइव होती है, ठीक है, रियल टाइम चैट चल रही होती है, आप लोग लाइव चैट में जवाब दोगे। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको पता लगेगा जो इस फील्ड के अंदर है, जो आपके कंपिटिटर्स हैं, जो इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उनका क्या लेवल है, वो क्या जवाब दे रहे हैं और आपको उसका जवाब आता है या नहीं आता। हो सकता है वो सही जवाब दे रहे होंगे ज़्यादा और आप उनके लेवल पे मैच नहीं कर रहे होंगे, या आप उनसे बढ़ करके होंगे, कुछ भी वट एवर बी द केस, आपको एक आइडिया लग जाएगा वहाँ से। ओके। तो लाइव चैट में जवाब देना और जो सवाल होगा सिर्फ उसका जवाब देना, ज़्यादा फंटर बनने की कोशिश नहीं करना, जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब देना। ओके, हो गई ये चीज़। इससे थोड़ा सा एक डेकोरम बन के रहता है क्लास में। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। बाकी बातें जो भी होंगी वो हम क्लास के बीच में, क्लास के एंड में करते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। अब देखो, आप इसका जवाब दो, मैं तब तक कुछ और भी आपसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ। देखो मैंने कैसे ये पढ़ाया, अगर आपने नोट्स देखे होंगे, A4 साइज मैंने प्रोवाइड किए आप लोगों को नोट्स, उनके अंदर आप देखोगे स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक मैंने उठाया है। ओके, डायरेक्ट में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे नहीं गया हूं, कितने दूर जाके लगभग 3-4 लेक्चर उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट शुरू किया था। तो पहले मैंने पूरा बेस बनाया, क्योंकि जेकेएसएसबी का आपको मालूम होगा, अगर उसने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पूछा है, वो फिर फॉरेस्ट के अराउंड कुछ भी पूछ सकता है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। आई बात समझ? तो इसलिए मैंने सारा बेसिक, यूट्यूब पे भी मैंने बिल्कुल बेसिक से इवन के मैंने बायोम्स तक करवाए थे, बेसिक इकोलॉजी पढ़ाई, फिर उसके बाद मैं फॉरेस्ट पे लेके चला गया। ओके, चलिए, पहला क्या है, पहला है कि भाई वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। और इसका राइट आंसर क्या है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से जवाब देना, फिर मेरा जवाब सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 21 मार्च को, हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली। हो गई ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ मिलता जुलता है कि ठीक है हर साल हम सेलिब्रेट करते, तो इस साल जब हमने, इस साल 21 मार्च 2025 को जब हमने सेलिब्रेट किया, तो उसकी थीम क्या थी। अब ये थीम जो है ना, ये आपको 2024 की भी थीम जब भी आएगी, पिछले साल की भी याद करनी है और जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल की भी याद करनी है। तो 2024 की थीम आपके नोट्स में लिखी हुई है, 2025 वाली मैंने टेलीग्राम में जो क्विज डाला था उसमें मैंने करवाई थी। ओके, तो इस तरह से चीजें और अच्छे से तैयार होती हैं। तो क्या थीम थी, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड। क्या फॉरेस्ट एंड फूड, बहुत सारे बच्चों को लगा था फॉरेस्ट और फ्यूचर होगा। मैंने ऑप्शंस खुद ऐसे बनाए थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, बट इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है फॉरेस्ट एंड फूड। ये इस बार 2025 को, जब हमने 21 मार्च 2025 को सेलिब्रेट किया, ये उसकी थीम थी। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, एक इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनली ग्लोबली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम इंडिया के अंदर भी, क्या इंडिया के अंदर भी हमने
1950-51 में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद 1950 में, ओके 1950 में मोस्ट प्रोबेबली हमने शुरू किया था वन महोत्सव, फॉरेस्ट फेस्टिवल हमने शुरू किया था, ताकि हम अपने लोगों को अवेयर करें फॉरेस्ट के बारे में, ट्रीज के बारे में, कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। तो वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई के पहले हफ्ते में, ओके। अब सवाल ये है, ओहो लगता है मैंने जवाब दे दिया सवाल में ही, चलो कोई बात नहीं। सवाल ये है कि ये शुरू किसने किसने किया था। आधी कहानी तो आप लोगों को समझ आई होगी अगर आपने सुना होगा अच्छे से। ये शुरू किसने किया था, वन महोत्सव फॉरेस्ट फेस्टिवल इंडिया में शुरू किसने किया था? तो ये इंडिया के जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे हमारे, के.एम. मुंशी, उनके द्वारा शुरू किया गया था, ओके। और 1950 या 1951 में शुरू किया गया था, ये चेक कर लेना, ठीक है, हो गई ये चीज़। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा, लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के अंदर, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका का, वेल्डीवाइन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका की ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन ए अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, और ज्यादा हिस्सा इसका ब्राजील के अंदर आता है, ओके। ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। और अगर पूछा जाएगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सी है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ये, ओके। फिर उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हु पब्लिशेस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैंने डिटेल में ये रिपोर्ट पढ़ाई है क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हुए हैं, शाबाश। इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉरेस्ट्री जो है वो इसको पब्लिश करती है। सो द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। बाकी सारे जितने ऑप्शंस हैं वो तो ऐसे ही मैंने बनाए हैं, ये चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का काम है, ये बॉडी क्या काम करती है? ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करती है, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जो बॉडी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ये रिपोर्ट ISFR पब्लिश करती है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? जाहिर सी बात, एक बॉडी है, एक बॉडी किसी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। जैसे आपके देश की GDP कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? NSO करता है, ठीक है। NSO किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है, ठीक है। आपकी डेप्रिसिएशन कौन निकालता है GDP की? वो निकालता है आपका डिप, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? वो आता है मोसी के अंदर, MOCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? ये आता है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ओके। हो गई ये चीज, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आप देखोगे, ये वाली जो रिपोर्ट है इस तरह की होती है बुक, ये बाहर का उसका पेज होता है, कवर होता है। इसको पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर आती है, ठीक है। चलिए अभी थोड़े से कुछ और चीजें इसके अंदर हमने करनी है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में भी बात करूंगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, या फिर अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, यानी इस रिपोर्ट के बारे में, ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, और वो भी 2023 वाली, ठीक है। लास्ट टाइम जो पब्लिश हुई है यही वाली लेटेस्ट जो है 2023 वाली है। तो कह रहा है इसके बारे में बताओ, इस स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है, उनका जवाब दो। पहली स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है? कहता है इट वाज, ये जो पब्लिश हुई थी, ठीक है, ये 18वीं यानी अभी तक जितनी भी ISFR की रिपोर्ट्स पब्लिश हुई उसमें ये 18th है, ठीक है, उस कैटेगरी में 18th यानी 18वीं ये पब्लिश हुई है अभी तक। और पब्लिश कब हुई है? दिसंबर 2024 में, ठीक है। फिर दूसरी स्टेटमेंट बता रहा है कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री मिलाकर, फॉरेस्ट और ट्री, ऐसा नहीं फॉरेस्ट अलग से ट्री अलग से, मिलाकर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां पे ट्रीज हो वहां पे फॉरेस्ट भी हो, आपके आसपास पेड़ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो जंगल है, ओके। तो फॉरेस्ट और ट्रीज का मिलाकर
जो टोटल एरिया आता है वो कितना आता है, वो कंट्री का टोटल 25.17% आता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट बताता है कि एज कंपेयर टू 2023 से पहले 2021 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो कहता है 2021 के कंपैरिजन में हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लगभग 1445 स्क्वायर किलोमीटर का जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो देश के अंदर बढ़ा है, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री टोटल देश के अंदर इतने स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं, यानी जंगल ज्यादा कटे नहीं है, बढ़े ही हैं, हमने ज्यादा पेड़ लगाए ही हैं, इसका ये मतलब है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट डी बता रहा है द फॉरेस्ट कवर। अब अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, अभी हमने यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री मिला के बात की थी 25.17, कहता फॉरेस्ट कवर, अगर सिर्फ मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूं वो आता है 21.76, जबकि सिर्फ ट्री कवर, अगर अकेले ट्री कवर की बात करें तो 3.41% आता है, ऑफ ये ऑफ 2 बार आया है, ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ओके, तो आपके पास टोटल कितनी स्टेटमेंट दी है, टोटल 4 स्टेटमेंट। ओके, अब ये 4 स्टेटमेंट दी हैं, तो चलो इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, और जरा तमाशा देखना ध्यान से बाकी क्या जवाब देते हैं। कमाल, लाइव चैट जो साथ में है ना, लाइव चैट में नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं दिया करो, लाइव चैट जो है, जो लाइव चैट चल रही है जहां पे बच्चे जवाब दे रहे हैं वहां पे जवाब दो, और जरा देखो बाकी भी क्या जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई बोल रहा है कि ये 18वीं रिपोर्ट है, दिसंबर 2024 में पब्लिश हुई। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है 25.17% है। 2021 के कंपैरिजन में फॉरेस्ट और ट्री में कवर में इंक्रीज हुआ है। खाली फॉरेस्ट कवर 21.76 है और ट्री कवर 3.41% है। ओके, मैं जवाब दे रहा हूँ। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी? ये सारी स्टेटमेंट क्या है, ये सारी स्टेटमेंट ठीक हैं, बिल्कुल। ये रिपोर्ट जो ये 18वीं है, क्या ये रिपोर्ट 18वीं है और दिसंबर 2024 में हुई थी। दिसंबर 2024 में थी, लेकिन सर्वे किसका था, सर्वे 2023 का था। ओके, इसलिए इसको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 बोलते हैं। उसमें हमें पता लगा कि टोटल देश में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना है, 25.17% है। और आपको मालूम होगा ये कवर है क्योंकि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, उसके अंदर हमने कितना बोला है, 33 से लेकर 35% तक होना चाहिए, तो ये काफ़ी कम है, बहुत कम है। फिर बता रहा है, लेकिन 21 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसको जब हमने 23 के साथ कंपेयर किया तो हमने देखा 1445 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जंगलों का और पेड़ों का बढ़ चुका है, जो एक अच्छी बात है। ओके, फिर उसके बाद क्या बता रहा है कि अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, देखो ये 25 पॉइंट है ना 17, इसमें सिर्फ फॉरेस्ट 21.76 और ट्री जो है वो कितने बन जाएंगे, 3.41% बन जाते हैं। आई बात में, ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं, देखो ये रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, ठीक है। पब्लिश किसने किया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर आती है। ओके, अब ये जो बॉडी थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बॉडी स्टार्टिंग में इसको क्या बोलते थे, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जब ये 1965 में बनी थी। फिर उसके बाद 1981 के अंदर इसका ये नाम जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रखा गया था। और ये क्या काम करती है, यही इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश करती है, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करती है, जो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। अभी के लिए डायरेक्टर जनरल इसके कौन से हैं, वो है श्री अनूप सिंह, जो एक IFS ऑफिसर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इनके, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ओके, ये सारा वैसे नोट्स के अंदर है, एक बार मैंने बाकी बच्चों के लिए जिनने कोर्स शायद नहीं लिया होगा उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हो गई ये चीज़। अब यहाँ पे देखो इसी रिपोर्ट में से सवाल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम, इसी रिपोर्ट में से, फ्रॉम इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो इसको पढ़ो और पढ़ करके जवाब दो। चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बता रही है, टोटल मैनग्रूव कवर, टोटल जो मैनग्रूव के जंगल हैं, मैनग्रूव समझते हो ना, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, जो कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। ओके, जहाँ पे सैलाइन और फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पे मैनग्रूव फॉरेस्ट बनते हैं। तो टोटल मैनग्रूव कवर जो इंडिया में है वो क्या है, वो इंक्रीज हुआ है 7.23 किलोमीटर, यानी लगभग 7.5 रख लो, 7.5 7.25 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है बढ़े हैं 21 के कंपैरिजन, यानी 21 में कम थे और इस बार ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहे ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट ने सबसे ज़्यादा गुजरात
में पाए जाते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मेघालय के अंदर, यानी मेघालय में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। ओके, और मिजोरम में क्या है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे क्या है? मेघालय का मतलब है कि अगर हम सभी स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, सभी स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो मेघालय का नंबर आएगा। लेकिन अगर परसेंटेज निकालेंगे कि भाई टोटल एरिया जो मिजोरम का है उसके कंपैरिजन में फॉरेस्ट कितने पे है, ठीक है, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर निकालेंगे तो मिजोरम बाजी मारता है, मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट का। तो चलो ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ ली, समझा दी। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा फिर? ओके शाबाश, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टाइम्स अप। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबोव। क्या है? ऑल ऑफ द अबोव, ये है इसका राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबोव का मतलब क्या है? क्या ये सारी करेक्ट हैं? नहीं, ये सारी स्टेटमेंट्स क्या है? इनकरेक्ट है। और हमसे पूछा गया था चूज द इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट चूज करो, तो ये सारी की सारी गलत है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव, सब की सब गलत है, ये इसका सही जवाब होगा। समझ आया? समझ आया? ठीक है, तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा टफ बनाकर पूछेगा तो देखो मैं आपको कितने टफ क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे ज्यादा टफ बना पाएगा? मैं और इससे भी टफ दिखाऊंगा आपको बना के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं आपको, जैसे मैंने कहा, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। ज्यादा से ज्यादा कितना बुरा होगा? इतना बुरा होगा। क्या? इतना बुरा होगा। ओके, तो आप अगर इस लेवल की तैयारी करके जाओगे तो जाहिर सी बात है वो 2 तरफ से हमला करेगा, आप 10 तरफ से हमला करना। अब यहां पे जान लो ये गलत क्यों है। पहली बात, टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो कवर है वो बढ़ा नहीं है, वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो डिक्रीज हुआ है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि मैनग्रोव्स हैं, जब सुनामी आती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, तो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट ही हट रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ओके, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट का कम होना, तो बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट नहीं पाए जाते, सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन फॉरेस्ट हमारे सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट वहां पे है, नेशनल पार्क का स्टेटस उसको दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं भितरकनिका, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के मैनग्रोव दूसरे नंबर पे। कह रहा है मेघालय में सबसे ज्यादा, मेघालय नहीं है, मध्य प्रदेश में, इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। ओके, और परसेंटेज की अगर बात करें ना कि टोटल एरिया के कंपैरिजन में कि भाई इसका एरिया है, इसमें से मैक्सिमम एरिया पे, टोटल एरिया पे ज्यादा एरिया पे किसके फॉरेस्ट हैं, तो वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के लगभग 90 से ऊपर, लगभग 95% का एरिया जो है वो जंगलों के अंदर है। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, उनने बताया फॉरेस्ट कवर कितना है। टोटल फॉरेस्ट कवर है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर पे, जो टोटल कितना बनता है 25.17% बनता है टोटल एरिया का, फॉरेस्ट एंड ट्री मिलाकर। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8,27,000 मुरब्बा किलोमीटर पे फैले हुए हैं फॉरेस्ट और ट्रीज। ठीक है, इसमें अगर सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें, ट्रीज को निकाल दो। अब ये इसका ये मतलब नहीं है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होती है, फॉरेस्ट से ट्री निकाले तो फिर फॉरेस्ट कहाँ बचे? ट्री का मतलब है जैसे आपके आसपास पेड़ हैं, जैसे मान लो आप जम्मू सिटी में रह रहे हो, यहाँ पे पेड़ होंगे आसपास। ओके, इसका ये मतलब नहीं कि वो जंगल है। आई बात समझ? तो जंगल की जब बात होती है तो जंगल की एक प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन होती है, जो मैंने लेक्चर 1 में समझाई थी कि इतनी कैनोपी होनी चाहिए, फॉरेस्ट की इतनी लेंथ होनी चाहिए। ओके, तो अच्छा खासा डेंसिटी होनी चाहिए वहां पे पेड़ों की, वो ही जंगल होते हैं। ओके, तो अगर सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो वो कितना बनता है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर पे आते हैं, जो टोटल एरिया का 21.76% बनता है। और सिर्फ पेड़ों की अगर बात करें तो पेड़ आते हैं 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर पे, जो टोटल कंट्री का 3.41% बनता है। 21 के कंपैरिजन में हमने 1445 का इंक्रीज देखा, 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आई बात समझ? तो ट्री कवर इतना, और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ये डिक्रीज हुए हैं, ये बहुत गलत चीज है, ये इंक्रीज होने चाहिए थे, डिक्रीज हो गए हैं। ओके, अब ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, वो इस तरह से भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन करेक्ट डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर,
यानी कि इसका ये मतलब है कि आपने सबसे पहले वो स्टेट डालनी है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद डालनी है जिसमें उससे कम है, फिर उसके बाद डालनी है जिसमें उससे भी कम है, और फिर उससे कम। इस तरह से डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, इस तरह से अरेंज करना है इनको। तो करो अरेंज। महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। चूज द करेक्ट कोड। शाबाश, करो अरेंज। अगर अच्छे से पढ़ा होगा 2 ऑप्शन तो एक झटके में एलिमिनेट कर दोगे, और 2 की लड़ाई है फिर। चलिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। मैं करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा, अभी मैंने पढ़ा है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। यानी डी पहले होगा, तो डी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब लड़ाई किसकी है? बी और सी की लड़ाई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी। एमपी के साथ क्या है? एमपी है डी पे। ओके, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश के बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ बी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ क्या है? सी है। और महाराष्ट्र के साथ क्या है? महाराष्ट्र के साथ ए है। तो डी बी सी ए, डी बी सी ए, डी बी सी ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखो टॉप 3 स्टेट्स अगर पूछी जाएंगी तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद अगर टॉप 4 पूछी जाएगी तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इसके बाद आएगी। और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा है, परसेंटेज का मतलब कि ये टोटल है, अपने एरिया के हिसाब से, टोटल इसका एरिया है और अपने एरिया के हिसाब से कितने एरिया के ऊपर इसको फॉरेस्ट है। ठीक है, तो लक्षद्वीप, मैंने शायद 95 बोला था, मोर देन 90 है। ओके, लक्षद्वीप के लगभग 91.33, यानी लगभग 90% जो लक्षद्वीप का एरिया है ना वो जंगल है। मिजोरम का 85.34 है, अंडमान एंड निकोबार का 81.62% है। ये याद रखना। ठीक है, ओके, हो गई ये चीज। ठीक है, अब यहां पे आते हैं थोड़ा सा टाइप्स पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये लीगल टाइप्स हैं। ठीक है, जो कहाँ पर एक एक्ट के अंदर दी हुई हैं, लीगल हैं ये। जब मैंने ये यूट्यूब पे पढ़ाई थी, नीचे एक भाई साहब आए, कमेंट किया, पढ़ाना नहीं आता है, ये थोड़ी पढ़ाना था, आपको पढ़ाना था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आपको पढ़ाना था टेम्परेट फॉरेस्ट। बाद में मैंने देखा उसका यूट्यूब खोल के वो एक कॉमेडियन निकला। शाबाश, शाबाश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड, ये एज, ओके, आर रिगार्डेड एज लीगल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इनको लीगल बोलते हैं। क्यों लीगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किस में दिए हैं? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में दिए हैं। तो ये कोई फिजिकल टाइप्स नहीं है, सामने देखोगे आपको दिखेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इनका एग्जिस्टेंस होगा सामने, बट ये जो कैटेगरीज बनी है लीगल, ये जो कैटेगरीज बनी है रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, विलेज, ये क्या है? ये सारी लीगल कैटेगरीज हैं। ओके, ये किसके अंदर है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर दी हुई है। आई बात समझ? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनमें से कि ये जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है आर कवर्ड अंडर चैप्टर 2 सेक्शन 3 से लेकर 27 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर दिए? अभी हमने देखा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर दिए हैं। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का चैप्टर 2 सेक्शन 3 से लेकर 27 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का नहीं है। ओके, ये इतना तो ठीक था, बस आगे ये वाइल्ड लाइफ की वजह से गलत हो गया। इसी तरह से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर कवर्ड अंडर चैप्टर 5 सेक्शन 29 से लेकर 34 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये चैप्टर ठीक है, चैप्टर 4 है और सेक्शन है 29 से लेकर 34, लेकिन किसकी? किसकी? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर जो चैप्टर 2 है उसकी सेक्शन 3 से लेकर 27 वो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करती है।
इसी के अंदर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर चैप्टर 4 सेक्शन 29 से लेकर 34 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्ट चेंज कर लिया था, वाइल्ड लाइफ डाल दिया था, इसकी वजह से दो स्टेटमेंट क्या होगी, ये गलत होगी। अब हमसे क्या पूछा है, चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, सी और डी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके ठीक है, तो ये देखो तीन तरह के फॉरेस्ट हमें मेनली इसके अंदर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर देखने को मिलते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और फिर विलेज फॉरेस्ट भी है। लेकिन फिर एक है अनक्लास्ड। अनक्लास्ड का मतलब है जो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताए नहीं है, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है इस एक्ट के अंदर। आप देखोगे वहां पे कोई अलग से कैटेगरी नहीं होगी, बस वहां पे ये बताया है कि इनके अलावा जो जो बचेंगे जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर रहे वो अनक्लास्ड अनक्लासिफाइड होंगे। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन रिजर्व फॉरेस्ट को मिलती है, उससे कम प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे तो अनक्लास्ड में लगभग होती ही नहीं है प्रोटेक्शन। यहाँ पे पब्लिक एक्सेस बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आई बात समझ। लोकल राइट्स की बात करें, यहाँ पे लोगों के पास आसपास जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी एंट्री बिल्कुल यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, कोई राइट्स नहीं होते। यहाँ पे लोगों को अलो किया जाता है टाइमली बेसिस पे जाना, यहाँ पे पूरी तरह से लोग जा सकते हैं, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगल कंट्रोल की बात करें, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के पास उतने ज़्यादा मतलब राइट्स होते हैं बट लिमिटेड, उनने खुद ही रखे होते हैं, लोगों को राइट दिए होते हैं कि आप लोग जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तो लगभग मैनेजमेंट ही नहीं होती है, फॉरेस्ट होते हैं, लोग जाते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो पहली दो टाइप्स हैं, रिजर्व और प्रोटेक्टेड, ये दोनों मिलकर इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। हो गई चीज़। चलिए आप बढ़ते हैं, अगली जो हमारी टाइप्स हैं, फिजिकल टाइप्स, जो क्लाइमेट के बेसिस के ऊपर बनती हैं। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे सनलाइट कैसी है, वहाँ पे रेनफॉल कैसी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मोटेन फॉरेस्ट, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, अलग अलग जो टाइप्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा होगा, मेरे अलावा कहीं और से भी पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग कर पा रहे होंगे, आप लोग अच्छे से जवाब दे रहे होंगे, सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। मैंने जो पढ़ा है उसका जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ग्लिम्पसेस दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, एपिफाइट्स, ब्यूट्रिसिस, ग्रेगेरियसनेस, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, किन फॉरेस्ट के अंदर ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, किन फॉरेस्ट के अंदर एपिफाइट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ब्यूट्रिसिस देखने को मिलती हैं, और ग्रेगेरियसनेस की टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा है, पढ़ा है, मुझसे जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने तो ऑब्वियसली पढ़ा है ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 एंड द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसे ट्रॉपिकल, अगर मैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूं तो वहां पे हमें ये एपिफाइट देखने को मिलते हैं। एपिफाइट क्या होते हैं, ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर छोटा सा प्लांट चढ़ेगा, ठीक है, उसको नीचे जमीन, वो जमीन पे नहीं उगता, यानी पेड़ के ऊपर पेड़ उग रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये पेड़ है, इसके ऊपर एक छोटा सा पेड़ उग गया है, इनको क्या बोलते हैं, एपिफाइट्स। ओके। और दूसरी होती है ग्रेगेरियसनेस। ग्रेगेरियसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो ये एक पीस ऑफ लैंड है, तो ये सेम टाइप की स्पीशीज एक साथ ग्रो करना शुरू करती हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे ये रेड स्पीशीज, ओके, यहाँ पे येलो वाली, ओके, ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो ग्रुप में क्या, ग्रुप में स्पीशीज जो है वो ग्रो करना पसंद करती है, ये हमें इन्हीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे खास बात क्या होती है, क्योंकि सनलाइट अच्छी खासी होती है ट्रॉपिकल रीजन में, रेनफॉल अच्छा खासा होता है, टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, ग्रो करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रो होते हैं, लगभग 30 फीट तक चले जाते हैं। इतने ऊंचे जब ग्रो होते हैं, इतने ऊंचे, तो ऊंचा ग्रो होने के लिए फिर उनको क्या चाहिए होता है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है नीचे, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैलाते हैं। क्या, इस तरह से जड़ें फैलाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, जो दूर दूर तक इनने फैलाए होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट्रिसेस। क्या बोलते हैं, ब्यूट्रिसेस। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उसका सरफेस एरिया नीचे से बढ़ाती हैं। ओके, तो ये हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आसान क्वेश्चन है, किन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है। शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, इंडिया में ज़्यादातर यही पाए जाते हैं। तो जब मानसून आती है, आज देखोगे हर तरफ हरा भरा है, मानसून खत्म सितंबर अक्टूबर, अभी आप देखोगे नवंबर दिसंबर के अंदर जब मानसून पूरी तरह से इंडिया से बाहर चली जाती है, पतझड़ आता है, ऑटम आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आप देखोगे पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, पेड़ों के ऊपर येलो येलो पत्ते हो जाते हैं, वो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं।
जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं। मॉनसून चला गया, पत्ते झड़ेंगे, मॉनसून आया तो उनके अंदर क्या होगी, सरसब्ज हो जाएंगे वो। तो ये होते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। चलो अगर रिसोर्सेज की बात करें, कुछ मैंने रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन भी डाले हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है, सैंडलवुड, चंदन जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, चंदन, शाबाश, पुष्पाराज। सैंडलवुड इज प्राइमरली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ, कहाँ पे होता था वो, कर्नाटका। कर्नाटक को क्या बोला जाता है, कर्नाटक को बोला ही जाता है सैंडलवुड, सैंडलवुड लैंड बोला जाता है ना कर्नाटका को। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे चंदन पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर पाया जाता है। ओके, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये शायद मैंने इसका जवाब दे दिया। इंडिया में कौन से फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अभी मैंने इसका जवाब दे भी दिया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो मॉनसून फॉरेस्ट है ना, यही सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, पार्कलैंड लैंडस्केप। पार्कलैंड लैंडस्केप जो है ये किसका इंपॉर्टेंट फीचर, किस फॉरेस्ट के अंदर हमें ये देखने को, इंडिया के अंदर, ठीक है। ऐसे तो सवाना फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बट इंडिया की मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा भी है इंडिया के अंदर हमें पार्कलैंड लैंडस्केप जो है ये कहाँ पे, किस तरह के फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, ड्राई। जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे इस तरह का, इस तरह का हमें ये पार्क्ड, पार्क्ड का मतलब क्या है कि आप देखोगे जैसे पार्क है, पार्क की तरह है, यहाँ पे पार्क की तरह है, और पेड़ जो है ज़्यादा डेंस नहीं है, घने नहीं है, एक दूसरे के क्लोज बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, जिस तरह ट्रॉपिकल एवरग्रीन में होता है, नहीं, पेड़ों के बीच में गैप है। ओके, पेड़ों के बीच में क्या है, गैप है, और पार्क जैसी बनी हुई होती है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का जो लैंडस्केप होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्क लैंड लैंडस्केप बोलते हैं। ये हमें ट्रॉपिकल, ये हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, बताओ खैर पेड़, खैर का जो पेड़ है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, प्राइमरली ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं। शाबाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जरूरी होते हैं। मेरा तरीका यही है, मुझे जब भी कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, मैं लगभग 10 से 15 साल के उसके ऊपर क्वेश्चंस निकालता हूँ, क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये पूरा कंटेंट तैयार करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, ये आप लोग मुझे यहाँ पे नहीं, या चलो बता ही देता हूँ। देखो खैर का जो पेड़ होता है, ये है खैर का पेड़, ऐसा होता है, ठीक है। इसको ये ऐसे मटर के दाने जैसे होते हैं। अब इनको क्या किया जाता है, इनको पीसा जाता है, कूटा जाता है। ये ट्रॉपिकल, इसका जवाब है ड्राई डेसिडियस, ऑप्शन ए इसका जवाब है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर हमें ये पाए मिलते हैं। ओके, अब इनकी खास बात क्या होती है, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया, कट्ठा, कट्ठा कहाँ से निकालते हैं, कट्ठा ये होता है, देखा है कट्ठा, कट्ठा जो है ये एक तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो कई सौ सालों से आयुर्वेदा के अंदर कट्ठा का इस्तेमाल किया जाता है, जब भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, जैसे डायरिया है, डाइसेंट्री है, तो उसके अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन कि इसके पत्ते जो है, उनका पत्तों का इस्तेमाल जो है पान के अंदर भी किया जाता है। तो ये खैर का पेड़ है, जो कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल डाई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। तो इसी से कट्ठा निकलता है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल जो है डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और पान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पान के इंग्रेडिएंट के तौर पे। ओके, हो गई ये चीज़। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा सा पास आके देखना, दिख रहा है, मैं तो फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो, मुझे तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दिखाई देगा, उतने भी छोटे नहीं हैं। ये अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका जवाब मैं जल्दी जल्दी दूंगा, और आप लोग भी कोशिश करना इनका जवाब देने की, समझने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इंडिया में विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब भी मैंने इसका जवाब दिया, अब भी इसका जवाब मैंने दिया, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैंने क्या वहाँ पे क्या लिखा था, एक सेकंड, हाँ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और इस डेसिडियस में भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस, एक होते हैं वेट डेसिडियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे तो जो ड्राई डेसिडियस है ना, ड्राई ड्राई इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपसे वहाँ पे ड्राई होगा, देखो यहाँ पे है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो दिए गए ऑप्शन में यही ठीक है। बट इस चीज़ का भी ख्याल रखना, अगर वहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस होगा तो आप ड्राई के साथ, अगर ड्राई और मॉइस्ट दोनों होंगे तो ड्राई के साथ चले जाना, ठीक है, ठीक है। ताल और टीक और साल, टीक और साल जो है ये किन जंगलों में पाए जाते हैं, जंगलों के साथ साथ पढ़ा होगा ना आपने, वहाँ पर कौन कौन सी एनिमल और प्लांट स्पीशी पाई जाती है, यही तो रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो टीक और साल जो है ये किस जंगलों में पाए जाते हैं,
2 का ए, इसी ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बिर्च, बिर्च का जो पेड़ है, बिर्च का पेड़, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? अरावलीज में, हिमालयाज में, नीलगिरी में या फिर विंध्याज में। तो बिर्च का जो पेड़ है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हिमालयाज के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये इस तरह का पेड़ हमें देखने को मिलता है। और बिर्च की जो छाल है, इस छाल का इस्तेमाल किया जाता था पहले मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पे, इस पर लिखी जाती थी चीज़ें, ओके, जिसको कश्मीरी में क्या बोलते हैं? बुर्जुकुल बोलते हैं, ओके, बहुत सारी जगहों पे। तो ये जो होते हैं तावीज़ वगैरह बनाने में भी आपने देखा होगा इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है आज भी। ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ लोग तो अच्छे कामों में भी करते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक मैजिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिर्च ट्री जो है कहाँ पे पाया जाता है? हिमालयाज में, स्पेसिफिकली हिमालयाज में पाया जाता है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कट्ठा। देखो अभी मैंने वो कट्ठा की बात उठाई थी। कट्ठा जो है, कट्ठा, कट्ठा में किस पेड़ की लकड़ी इस्तेमाल होती है कट्ठा बनाने में? वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है, अभी पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, खैर। खैर का पेड़ इस्तेमाल होता है ना, ये खैर का पेड़ है, ये कट्ठा बनाने में इस्तेमाल होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज अबंडेंट इन टेम्परेट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज मतलब हमारे वाले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पेड़ पाइन, देवदार, सिल्वर फर, पाइन ब्लू, कौन से पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, देवदार। देवदार सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होगा डोडा के अंदर भले सा एक जगह है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बताया जाता है, दुनिया को कुछ बता रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा, कुछ बता रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना देवदार का पेड़ मिला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चिनको का ट्री डू नॉट ग्रो। अभी चिनको का पेड़ जो है वो कहाँ पे ग्रो नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? छत्तीसगढ़ में ग्रो नहीं करता है, बाकी आसाम में भी ग्रो करता है, केरला में, वेस्ट बंगाल में, इन जगहों पे ग्रो करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुकना, ओके। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा है किसी ने? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या फिर स्प्लैश ऑफ फॉरेस्ट, बेसिकली जो ब्यूटा मोनोस्पर्मा होता है, ज़्यादातर हिमालयाज़ में, हिमालयाज़ के फुट हिल शिवालिक वाले रीजन में यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पे भी पाया जाता है। तो ब्यूटा मोनोस्पर्मा, क्योंकि इसका कलर ऐसा होता है, तो इस कलर की वजह से दूर से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है क्या, जंगल में जैसी आग लगी हो। तो ये क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टीक फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट ये अभी हमने किया, साल और टीक कहाँ पे किया? हाँ, टीक और साल अभी हमने किया। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, अब यहाँ पे स्टेट पूछी है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, कर्नाटका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो देखो ये याद रख लेने चीज़ें, ओके। ये जो चंदन है, जैसे चंदन के बारे में मैंने आपको बताया, ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी है, लेकिन कर्नाटका जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ओके। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीक फॉरेस्ट, अभी जो मैंने बताया, और मध्य प्रदेश में जो जंगल पाए जाते हैं उनको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोला जाता है। तो टीक ये है, टीक, ठीक है, इस तरह का बड़ा सा पेड़ होता है, ऐसी ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे फल होते हैं और ऐसी लकड़ी होती है, ओके। तो इसको क्या, ये वही है शगुन का पेड़ जिसको बोलते हैं। और फिर साल, ठीक है, साल का पेड़। तो साल का पेड़ अगर इससे बात करें, आपको मालूम है इससे साल का डामर निकलता है। तो साल का जो डामर निकलता है, ये उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तो बचपन में मेरा भी एक बार हाथ जल गया था, तो यही साल का डामर मेरे ऊपर लगाया था, उसको कूट के, ठीक है, पानी में डाल के ये लगाया जाता, और इससे इतना आराम मिलता है, इतना आराम मिलता है, मतलब वो बहुत गहरा जला था मैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी हाथ पे वो निशान नहीं रहा, ठीक है। तो ये साल का डामर होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए। तो मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव नो फ्लावर्स। तो कौन से प्लांट हैं जिनमें फूल ही नहीं है? बताओ, जैक फ्रूट, फिग, ऑर्चिड, फर, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, इनको क्या बोलते हैं? जिनके ऊपर फ्लावर नहीं बनते, फ्लावरलेस, सीडलेस, इनको क्या बोलते हैं?
क्रिप्टो गेम्स क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गेम्स, ओके, या फिर इनको लवर प्लांट्स भी बोलते हैं। इनके ऊपर हमें फल देखने को नहीं मिलते, जैसे मॉसेस हैं, ठीक है, जैसे फिर्न है, ओके, ये फिर्न है, जैसे ये लिवरवोर्ट है, ओके। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं फ्लावरलेस सीडलेस क्रिप्टो गेम्स, इन सबको बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल है फिर्न है, लिवरवोल्ट है, मॉसेस है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रख लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी फिर्न आ जाएगा, ओके। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, अब इनको मैच करना है। अब ये तो बहुत आसान है, अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ओ लेकिन करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? बोल रहा है टीक, टीक क्या जम्मू प्रदेश में मिलता है? टीक अभी हमने पढ़ा कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। देवदार पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सैंडलवुड लिख रहा है केरला में, सैंडलवुड केरला में नहीं, सैंडलवुड कहाँ पे होती है, सैंडलवुड कर्नाटक में होती है। सुंदरी बताया मैंने, सुंदरबन फॉरेस्ट, जहाँ पे मैनग्रूव्स, इंडिया के सबसे बड़े मैनग्रूव्स कहाँ पे हैं, सुंदरबन फॉरेस्ट के अंदर है, तो वहाँ पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ओके। अब कुछ और क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चंस आप लोग देख लो या इनका स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर मैं, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, ओके, क्लास लंबी हो रही है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, मैं और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, उनको भी कर लेना प्रैक्टिस। ये देख लो, उठाया स्क्रीनशॉट, 1 2 3, इनको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलेगी। मल्टीपर्पज़ ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, लीसा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ओके। देखो ये प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात, आगे नहीं जाना, कोई इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। देखो ये वाइल्ड लाइफ गार्ड का हमारा कोर्स चल रहा है, एफपीएफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह, बेसिकली क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, हमने टारगेट रखा था 60 डेज़ के अंदर अंदर हम ये सारा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे आपको अच्छे से। तो ये आप देखोगे इसके ऊपर ये जो सीरीज़ है, इस तरह से इसके ऊपर ये लेक्चर आ चुके हैं, ओके। इसी तरह से बाकी जो आपके टॉपिक है, कंजर्वेशन, कम्युनिटी वगैरह, ये सारे इनके ऊपर ये आ चुके हैं, आपकी ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अब इनकी खास बात देखो, वहाँ पे खास बात क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे जो नोट्स मिलेंगे ना आपको, वो A4 साइज़ ऐसे होंगे, यानी एक पेज जब निकालोगे ना वो इतना बड़ा होगा, ठीक है, A4 साइज़ जैसे एक बुक होती है, ठीक है, जैसे ये है, इस तरह से A4 साइज़ जो है एक निकलेगा। और इनके एंड पे क्या होंगे, इनके एंड पे इन टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर, आज तक पिछले सालों में जो जो सवाल आए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। यहाँ पे तो थोड़े बहुत मैंने आपको करवाए, लेकिन जितने होंगे वो सारे सवाल जो होते हैं टॉपिक के एंड पे होंगे। आई बात समझ? तो ये इसकी खास बात है। तो ये कोर्स शुरू किया है, आप लोग प्ले स्टोर में जाके SSS ये लोगो होगा, SSS सर्च करना है, SSS की ऐप आपको मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज में ये कोर्स हैं। इन केस कोई दिक्कत होती है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, मुझे यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे क्विज वगैरह और इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं सेंड करता रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये SSS की ऐप आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर जब आप कोर्सेज में जाओगे तो वहाँ पर ये कोर्स आपको मिलेगा, जहाँ पर हम क्या है सिस्टमेटिक वे में, इंस्टीट्यूशनल वे में ये सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, प्रॉपर तरीके से आपके इसके ऊपर टेस्ट सीरीज चलेगी। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट यही होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना तो रैंक पता लगती है, कि मान लो भाई अगर 30 पोस्ट हैं, क्या उन 30 पोस्ट में मेरा नंबर आ रहा है 12 13 14 15 पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, या फिर मेरा नंबर कहीं आ रहा है, अगर 500 बच्चों ने दिया तो मेरा नंबर कहीं 400 300 आ रहा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का ये बेनिफिट होता है, अपना रैंक पता लगता है आप लोगों को। आई बात समझ? ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा, प्लीज़ पढ़ के आ जाना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।